हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेट 2022 के डेली टॉप 50 जीएस प्रैक्टिस वीडियो सीरीज में। इस सेशन के अंतर्गत अभी तक हम 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज यह 7वां प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, यह वीडियो डेली दोपहर 2 बजे लाइव होती है, इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि फटाफट आपको जुड़ जाना है यहाँ पे। साथ ही अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो के लिंक शेयर कर देनी है, ताकि जो भी आपके दोस्त इस साल पेट 2022 के लिए एग्जाम में बैठने वाले हैं उनकी सहायता हो। तो चलिए अब डायरेक्टली इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, 83 ईस्वी में ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। जो फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कब हुआ था? सबसे पहले तो 483 ईसा पूर्व में ये हुआ था राजगीर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी टाइप करना है। आपको साथ में ही जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहिए। तो पहले का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए आप। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। अच्छा, ये तो रहा प्रथम बौद्ध संगीति। यहाँ मैं आपको बता दूं टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट की बात करें तो ये हुई थी राजगीर, जो कि बिहार पटना के पास, पाटलिपुत्र के पास में है। सेकेंड वाले हुई थी जिसकी अध्यक्षता की थी सबक मीर नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने। ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में, सेकेंड वाला। थर्ड वाला कहाँ पे हुआ था? पहले तो फर्स्ट वाला आपको बता दूं, ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगीर में। सेकेंड वाला हुआ था कालाशोक, जो कि नागवंश का एक शासक था, उसकी शासनकाल में उसकी अध्यक्षता की थी सबक मीर ने। थर्ड बौद्ध काउंसिल हुआ था अशोक, सम्राट अशोक थे, उनके शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस। ये वाला जो ऑप्शन है, ये थर्ड बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी इसने, मोगलीपुत्र तीस ने। ओके, और फोर्थ नंबर हुआ था जिस कनिष्क के शासनकाल में, कुंडल वन में, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपको चारों याद रखनी है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज महाकश्यप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन पढ़िए, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? पहला क्या बोल रहा है? गार्डन चाइल्ड। इसने क्या बोला है? सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। ये सही है। इसमें फिलहाल क्वेश्चन में क्या है? सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, करेक्ट नहीं, इसमें कौन सा रॉन्ग पूछ रहा है। तो ये तो सही है, गार्डन चाइल्ड नहीं बोला था। आर.डी. बैनर्जी ने क्या बोला था? सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। ओके, ये भी सही है। डॉक्टर गुहा ने क्या बोला था? सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। और जॉन मार्शल ने क्या, सिंधु लोग मंगोलियन थे। ऐसा कुछ नहीं है, डी वाला ये रॉन्ग है, इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जॉन मार्शल ने नहीं बोला था। चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले बताइए इसका आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम है, इसको कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। जो आधुनिक नाम है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता का आधुनिक नाम क्या है? तो ये है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? ये 1921 और 22 के आसपास की गई थी। 1921 में जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा जो साइट है उसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो जो सेकेंड वाला है उसकी खोज की थी राकालदास बैनर्जी ने 1922 में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको याद रखनी है। थर्ड पॉइंट क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो साइट्स थी, इनको ट्विन कैपिटल का नाम दिया था पिगट नाम के एक इतिहासकार ने। पिगट ने क्या बोला था? जो सिंधु घाटी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, दोनों ट्विन कैपिटल है। मतलब ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा राजधानियाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या कह रहा है? किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, 3 तरह के बंदोबस्त हुआ करते थे, अस्थायी या फिर इसको बोलते थे जमींदारी प्रथा, जमींदारी। सेकंड क्या? महलवाड़ी, और तीसरा रैयतवाड़ी। ये तीनों बंदोबस्त चलते थे उस टाइम पे। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कार्नवालिस ने। भू राजस्व की वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सन 1793 में। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड
कार्नवालिस के द्वारा। ओके, यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आगरा किसने स्थापित किया था? जो आगरा है, आगरा को किसने बसाया था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको कमेंट में पिन करना है। कमेंट करिए, आगरा किसने स्थापित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी था, लोदी वंश का एक शासक, इसने आगरा की स्थापना सन 1504 ईस्वी में की थी। ये चीज़ है। आगरा का एक फेमस मॉन्यूमेंट है ताजमहल। अच्छा बताना, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां था, इसने 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया था। इसको ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लग गए थे बनाने में। और इसके प्रमुख, जो ताजमहल के प्रमुख शिल्पकार थे, आर्किटेक्ट थे, उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के आर्किटेक्ट का क्या नाम है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? ये क्वेश्चन बार बार आता है और जितने भी प्रैक्टिस सेट है इसमें हो चुका है ये सब, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। तीसरा युद्ध कब हुआ था? सन 1761 में, मराठा अहमद शाह अब्दाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाले प्रसिद्ध देश गीत सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? किसके द्वारा रचित ये वाक्य है, ये गाना है, सॉन्ग है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कीजिए आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न आपके सामने है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कोल्ड वॉर हुआ करता था, कोल्ड वॉर के बारे में आपने सुना होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके परिप्रेक्ष्य में सही है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल नहीं थे। कोल्ड वॉर कब चला था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब जर्मनी हार गया, उसके बाद यूएसएसआर, उस टाइम रशिया, तत्कालीन यूएसएसआर, इस टाइम जो रसिया है उसका नाम पहले हुआ करता था यूएसएसआर। इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? यूएसएसआर, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये प्लस अमेरिका के बीच में ये कोल्ड वॉर चला था सन 1945 से जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया था 91 तक, ये कोल्ड वॉर। इसमें क्या होता था, ये पॉलिटिकली, इसमें कोई भी गोला बारूद या फिर युद्ध, फिजिकली लड़ाई नहीं होती थी, सब कुछ पॉलिटिकली होता है, राजनीतिक तौर पे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था किसने? आपको बताना है। इसमें से किसने सन 1888 में जो इलाहाबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें हिस्सा लिया था एक प्रतिनिधि के रूप में? आपके ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी वगैरह इनके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने सबसे पहले 1888 में, अच्छा बताइए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसकी स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज ने की थी, A.O. ह्यूम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी? इसका करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। ये कौन थी? जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई उस टाइम अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया था। कौन सा ऑपरेशन चला के? ऑपरेशन 0 आवर, ये भी पूछता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑपरेशन 0 आवर चलाकर हमारे जितने भी बड़े लीडर्स थे जो भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया था। तो जो अरुणा आसफ अली थी, इन्होंने इसकी कमान संभाली थी ग्राउंड लेवल, भूमिगत रह के, मतलब छिपकर। इन्हीं को क्या बोलते हैं? हीरोइन ऑफ 1942।
या फिर इनका दूसरा भी नाम है ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए। ये 1929 में जो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से आपको क्या पूछ रहा है, सही कथन कौन सा है, तो चूज कीजिए। पहला क्या बोला, इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, नेहरू मतलब क्या, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, यहाँ पे आ गए थे जवाहरलाल नेहरू। तो फिर भी चलिए नेहरू ये मानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है ये, इसमें पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, इसने 26 जनवरी 1929 को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, ये भी सही है। इसमें घोषणा की गई थी कि ये कब, सत्र कब हुआ था, अधिवेशन कब हुआ था, दिसंबर में, दिसंबर 1929 में। और इसमें बोला गया था कि 26 जनवरी 1929 को हम लोग रावी नदी के किनारे झंडा फहराएंगे, वहाँ पे अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये चीज़ थी। इसीलिए हम लोग सोचते हैं ना, हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही, अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों रखते हैं। इसके पीछे यही लॉजिक था। जो सन 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो गणतंत्र था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और नेक्स्ट क्या है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया, नहीं तो ये किया था, लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे किया था ये। और ये बात हो रही है लाहौर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन की, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी ये 3 अगर माने तो सही है। अगर इसको नेहरू को मोतीलाल नेहरू ना मानकर जवाहरलाल नेहरू माने तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 1 और 2, चौथा इसमें गलत है, चौथा किसमें, इसमें है, ये दोनों गलत हो गया। इन दोनों में देखना 1 और 2 और 1, 2, 3, तो इसमें से कोई भी करेक्ट हो सकता है। मान लीजिए इसको सी ही मान लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है सपोज। या फिर अगर यहाँ पे मोतीलाल नेहरू होता तो पहला तो रॉन्ग हो जाता, तो पहला तो इसमें है नहीं, तो इसका ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है, आपके ऑप्शन से सप्ताप मंडल, शोम मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। अच्छा, ये आयन मंडल तो सबसे ऊपर होता है, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन देखिए समताप मंडल, शो मंडल और मध्य मंडल, इसमें कन्फ्यूजन होता है, पहले कौन होता है, नीचे सबसे कौन है, बीच में कौन है और सबसे ऊपर कौन सा होता है। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे ये अर्थ है, जैसे दूरी बढ़ती है ऊपर जाती है, तो यहाँ से जो ध्रुव है वहाँ पे 8 किलोमीटर प्लस विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा, वहाँ से ऊंचाई इसकी होती है। जो शो मंडल होता है, सबसे निचला मंडल है शो मंडल, 17 या 18 किलोमीटर तक, भूमध्य रेखा से ऊपर 18 किलोमीटर के आसपास ये होती है। उसके बाद होता है मध्य मंडल। तो याद कैसे करते हैं, MST, टी नीचे, ट्रोपोस्फीयर इसको बोलते हैं, MSS हो गया ना स्ट्रेटोस्फीयर, और उसके बाद M सबसे ऊपर है मेसोस्फीयर। ये चीज़ें आपको याद रखेंगे। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयनोस्फीयर। जो विद्युत चालकता है, जो भी हम सिग्नल भेजते हैं, कम्युनिकेशन के सिग्नल आयनोस्फीयर से ही, आयनोस्फीयर के प्रेजेंस की वजह से ही कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ से जो आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, जो इससे टकरा के हमारे सिग्नल वापस अर्थ पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं। जो भारत और श्रीलंका है, अगर आपने मैप देखा होगा इंडिया का निचला पार्ट ऐसे है और श्रीलंका छोटा यहाँ पे है। ओके, तो आपको बताना है इनके बीच में क्या है जो इनको सेपरेट करता है। तो यहाँ पे है एक पाक स्टेट, यहाँ पे थोड़ा ऐसे है, इसको बोलते हैं पाक स्टेट। पाक स्टेट प्लस ये वाला जो पोर्शन है ये मन्नार की खाड़ी है। इसमें एक जीव रहता है, एक मछली रहती है, फिश रहती है, ड्यूगोंग नाम की एक फिश, शाकाहारी फिश है ये, चूँकि ये घास खा के जिंदा रहती है, इसलिए इसको समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूगोंग है, इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों, इसको कौन अलग करता है, मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी, पहली है गंगा की घाटी, दूसरी है गोदावरी। अच्छा, गोदावरी की लंबाई कितनी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इस नदी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। और ये कहाँ पे जाके गिरती है, ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नागार्जुन सागर बांध हुआ है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए जल्दी।
फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे ये नागार्जुन सागर बांध है। अच्छा, कोई बताएगा कृष्ण सागर बांध किस नदी पे है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कृष्ण सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? ये पूछ रहा है इंडियन कॉन्टिनेंट, ये भारत के बारे में पूछ रहा है। जो भारत राज्य सीमा है वहाँ पे हिमालय की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी शिखर चोटी है एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। सेकंड नंबर पे आता है K2 गाडविन, जो पीओके में पड़ता है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारे इंडिया का कंचनजंगा, जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है, लेकिन इसकी सीमा राज्य सीमा इंडिया में ही पड़ती है। इसलिए भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय का कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है आपको बतानी है। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,597 मीटर। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक उत्पाद लागत है। तो इसका करेक्ट आंसर आप पिन कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परोक्ष सामग्री। ये इनडायरेक्टली उत्पाद लागत है, इनडायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। आपको बताना है जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है कब इंडिया में केम इनटू फोर्स, मतलब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था सन 2013 में। फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ था? 2013 में। ओके, और इसको भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया था। अधिसूचना कब आई थी? 10 सितंबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? जब मुद्रास्फीति होगी, मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जब महंगाई बढ़ेगी तो टैक्स क्या होगा आपको बताना है। महंगाई तभी तो बढ़ती है जब टैक्स बढ़ता है हर चीज़ पे। जब टैक्स बढ़ेगा तभी तो महंगाई बढ़ेगी। जैसे सरकार हर चीज़ पे, जैसे अभी दूध दही पे भी टैक्स लगा रही है तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना। पेट्रोल पे टैक्स लगा दे रही है एक्स्ट्रा, तो महंगाई बढ़ेगी। तो यही कह रहा है मुद्रास्फीति मतलब होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई कब बढ़ती है? जब टैक्सेशन बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, वृद्धि। जब करों में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जनसंख्या के सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। जनसंख्या का जो सिद्धांत है ये किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो ये माल्थस का सिद्धांत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 का। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? NLRMP का तात्पर्य है। इट मीन्स इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी ने करेक्ट आंसर दिया होगा कमेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा फजल अली। ये 3 सदस्यों की कमेटी थी जिसका गठन हुआ था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1956 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछ रहा है नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? नागरिक चार्टर, सिटीजन्स चार्टर होता है, इसमें क्या शामिल होता है? आपके ऑप्शन सामने हैं, करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि द्वारा निर्धारित की जाती है। आपको बताना है जब लोकसभा का स्पीकर की चुनाव होता है वो कब डिसाइड किया जाता है कि कब चुनाव होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये निश्चित नहीं होता है। ओके, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? ये जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनको इनके पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सदस्यों को कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्यों को। आपके ऑप्शंस सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल
हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष, यहाँ पे अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वोट कौन देता है, पब्लिक नहीं देती, जबकि पब्लिक के प्रतिनिधि देते हैं। जो हमारे MLAs हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, ये चुनाव में हिस्सा लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों की। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में जैसे लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हम लोग करते हैं, हमारे सिटीजन्स करते हैं, हमारे नागरिक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय, इसमें पूछ रहा है कॉमन हाई कोर्ट किस स्टेट में, कॉमन हाई कोर्ट, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। कॉमन हाई कोर्ट है सी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में एक ही हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बारिश की बूंदें के कारण गोल होती हैं, आपको बताना है बारिश की बूंदें जो होती हैं वो गोल क्यों हो जाती हैं, जब बारिश होती है तो गोल क्यों होती है उसकी बूंदें, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन, ये जल का, वाटर का, ये पृष्ठ तनाव की वजह से ये चीज़ें, बारिश की बूंद होती है वो गोल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है, आपको बताना है जो लेटेंट हीट होता है उसका यूनिट क्या है, किस में मेजर करते हैं लेटेंट हीट को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर किलोग्राम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो बनता है, आपको बताना है जब बेकिंग सोडा, अच्छा कौन कौन बताएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला बताए कोई, तब इसमें मिलाया जाता है, इसमें क्या क्या बनता है, आपके ऑप्शन हैं H2O2, CO2 या फिर CO। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर एक्चुअल आंसर होता है 53 पिकोमीटर, 53 पिकोमीटर, कहीं पे 37 भी दिया है, कहीं पे 53 पिकोमीटर दिया है, तो इसका आंसर हम लोग जैसा ऑप्शन में दिया है 37 पिकोमीटर, यही मान लेते हैं। ओके, तो इसका 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 पिकोमीटर, जो हाइड्रोजन एटॉम होता है उसका एटॉमिक रेडियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, मानव हृदय के दाएं हिस्से में, मानव जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके राइट पार्ट में क्या स्थित होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर, मिश्र रुधिर, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर या फिर रुधिर नहीं होता है। तो अगर आपने लाइफ साइंस पढ़ा होगा उसमें बताया गया है जो बॉडी होती है, जो हमारा लंग होता है उसके राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में होता है अशुद्ध खून, अशुद्ध ब्लड, रक्त, और लेफ्ट साइड में होता है शुद्ध रक्त। तो इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, दाएं साइड में क्या होता है, हृदय में, तो हृदय में क्या होता है, सबसे दाएं साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अशुद्ध जो खून होता है वो हमारे राइट साइड में होता है, अशुद्ध वाला लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ये करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला है, फरवरी 2022 में भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली किस भारतीय पार्श्व गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। आपके ऑप्शन सामने हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज़। 51 का आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई थी 92 वर्ष की उम्र में। इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको बताना है, इनकी मृत्यु के पश्चात एक अवार्ड घोषित किया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इनकी याद में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। आपको बताना है सबसे पहला वाला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है किसको प्राप्त हुआ है, ये हमारे भारत के PM नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये पहला वाला। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वृत्ति योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है, ये किस सरकार ने पेश किया बाल बजट, ये पेश किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिका श्रेष्ठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर
शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। अब ये ऐसा यूपीआई लॉन्च किया जस्ट लाइक होता है ना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब चीज़ें वैसी है जो ब्लैक एंड वाइट मोबाइल में भी चलेगा, जहाँ पे बिना इंटरनेट के भी आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑप्शन सी यूपीआई 123 पे। ये बना है, इसमें बिना इंटरनेट के भी आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। इसीलिए तो कुल मिला के जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसमें से एक रीज़न ये भी है क्योंकि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शामिल होने वाला है, जो कि रशिया चाहता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए सब चीज़ें, आपको डेज भी अच्छे से याद होने चाहिए, डेज भी पूछता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च। तो 15 मार्च है, उस दिन मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अच्छा, कोई बताएगा मानव अधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। SLI-NACS 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। यह भारत व श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय और समुद्री अभ्यास है। हाँ, सही बात है। स्लाई मतलब श्रीलंका, SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया और X मतलब एक्सरसाइज। तो ये पहला वाला क्वेश्चन सही है, पहला वाला ये ऑप्शन सही हुआ, पहला वाला पॉइंट सही हुआ। सेकंड क्या बोला? इस अभ्यास का 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में, ये भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है। थर्ड क्या पूछ रहा है? ये इस अभ्यास की थर्ड क्या कह रहा है? इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी, ये भी सही है। इसमें से सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक अभिनव अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शिक्षा मंत्रालय व किसके सहयोग से शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है। जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन 2022 हुआ था, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? आपको कमेंट में आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? 2022 में मिस वर्ल्ड कौन बनी है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ब्रिक्स का अर्थ है ब्रिक्स, तो आपको बताना है ब्रिक्स का फुल फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स बी से होता है ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, और 2010 में जब स्थापना हुई तो ब्रिक हुआ करता था, यह साउथ अफ्रीका नहीं था। दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की और 2011 में फर्स्ट टाइम इसने इस अधिवेशन में भाग लिया था, साउथ अफ्रीका ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, एक ब्रिक्स बैंक भी है, ब्रिक्स बैंक। आपको बताना है ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ है, आपको भीम का फुल फॉर्म बता। जो भीम ऐप आता है उसका फुल फॉर्म क्या है? भी से होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें से जो IT फील्ड में एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ISI। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ISI। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है? ये जो बुक है इसको किसने लिखा था? आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। अ नेशन इज मेकिंग, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए।
अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रगुरु। इनको क्या हम लोग बोलते हैं? राष्ट्र गुरु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। तो दिल्ली में जो एशियाड, पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए, बी, 1951 में पहला एशियाड आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, पहली क्लोन डॉली थी? सबसे पहले एक क्लोन बकरी, सॉरी बकरी नहीं, एक भेड़ थी। डॉली का नाम, एक भेड़ का नाम डॉली रखा गया था जो सबसे पहले क्लोन की गई थी। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आपको बताएं। देखिए, नागरिक पुरस्कार कौन से हैं? सबसे पहला और उच्चतम नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। पहला आता है भारत रत्न, सेकेंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, ये सेकेंड नंबर पे आता है। थर्ड पे आता है ये पद्म विभूषण, पद्म विभूषण हो गया सेकेंड। थर्ड पे आता है पद्म भूषण, और फोर्थ पे आता है ये थर्ड पे है, प्लस ये फोर्थ पे आता है पद्मश्री। तो इसमें पूछ क्या रहा है? तृतीय, फर्स्ट तो पूछ नहीं है, फर्स्ट होता है भारत रत्न, तृतीय कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यॉर्क यूनिवर्सिटी में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ? इसका आंसर कमेंट कीजिए। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ईयर याद नहीं है तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने ही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है यॉर्क यूनिवर्सिटी। अगर यॉर्क आपको पता है, ये सिटी कहाँ का है? ये ब्रिटेन में पड़ता है, ये इंग्लैंड की एक शहर का नाम है यॉर्क। अगर ये चीज़ पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 यॉर्क यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1966 में। यॉर्क यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में, दैट इज लंदन, इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है इंडिया में? इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 69 का आंसर बताइए आप। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? जो मंजीरा बजाते हैं, अगर मंजीरा अपने डांस आपने देखा होगा तो इसमें सारे नगाड़ा भी यूज़ करते हैं, डफली भी यूज़ करते हैं, मंजीरा भी यूज़ करते हैं, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंजीरा लोक नृत्य में ये सारे उपकरण यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, और साथ ही आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।